हमने हमारे लास्ट 3 ट्यूटोरियल में हिस्ट्री के कुछ चीज़ें कवर की थी, जिनमें से अगस्त क्रांति एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड एक दो हमने मिशन देखे थे। सो आज हम उसके आगे का पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु तिवारी और आज हम पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन एंड आगे के जो भी मिशंस हुए थे अगस्त क्रांति के बाद 1947 तक हम देखेंगे। जो हमारा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पहले के 3 वीडियोस देखें और तभी उसके बाद ये वीडियो देखें, ताकि आपको लिंक करने में प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो इससे क्लियर नहीं हो पाएगा। हमने पढ़ा था 1935 इंडियन रूल एक्ट, भारत शासन अधिनियम हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा। एंड 1937 का हमने इलेक्शन भी देखा था, जहाँ पे कि कुछ 10 प्रांत 11 राज्यों में हमारे चुनाव हुए थे, ठीक है। हमने वो चीज़ें डिटेल में पढ़ी थी। एंड 1939 व्यक्तिगत सत्याग्रह भी पढ़ा था और 1940 का अगस्त प्रस्ताव बहुत मेन था, जिसमें हमने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए भारतीयों को भी शामिल किए जाने की बात की गई थी। तो आज हम देखेंगे कि भारतीयों को भी शामिल की गई, ये चीज़ मैंने अंडरलाइन क्यों करवाई थी। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन, ठीक है। कुछ लोगों को दिक्कत थी हिंदी में, हम हिंदी में लिख रहे थे, तो कुछ फ्रेंड्स या कुछ स्टूडेंट ने बोला था कि सर आप इंग्लिश में लिखिए क्योंकि उन्हें हिंदी समझ में नहीं आती है। ठीक है, आज से हम उसको भी क्लियर करते चलेंगे। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था 1940, हमने अगस्त रिवॉल्यूशन पढ़ा था, ठीक है। 1942 की अगस्त क्रांति, जो क्विट इंडिया मूवमेंट हमने पढ़ा था। आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे। 1940 में आपको पता होगा कि कितना कुछ हुआ भारत के अंदर, और अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बमबारी भी की और एरोप्लेन द्वारा बहुत कुछ हमारे ऊपर झेला गया, लेकिन फिर भी हम रुके नहीं। इसके बाद उन्होंने क्या किया वो हम देखेंगे। उसके बाद क्या हुआ, हमारे ऊपर क्रिप्स मिशन लाया गया। सबसे पहले देखते हैं हम क्रिप्स मिशन है क्या। 1942 क्रिप्स मिशन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन जाएगा आपका कि क्रिप्स मिशन कब लाएगा। आपको मैंने बता दिया 1942 में क्रिप्स मिशन लाया गया। क्रिप्स मिशन का मकसद क्या था लाने का, वो हम देखते हैं। सबसे पहली जो पॉइंट थी, क्रिप्स मिशन किसके नेतृत्व में लाया गया। क्रिप्स मिशन को लाने के लिए किसका योगदान था, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, याद रखना आप, स्टैफोर्ड क्रिप्स, जिनके नाम पे ये मिशन का नाम रखा गया, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत आया, जिसमें उन्होंने कितनी सिफारिशें की, 4। सबसे पहले हम सिफारिश देखते हैं, उनकी सिफारिश क्या थी। फर्स्ट सिफारिश में उन्होंने बोला गया, जब भारत को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस जिसको पता नहीं है वो हमारे पहले के ट्यूटोरियल देख लें, उनको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, जो कि भारत को बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, ठीक है। जिन्होंने देखा है उन्हें क्लियर होगा कि डोमिनियन स्टेटस होता क्या है। पहली चीज तो यही बोली थी कि जब जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और इतनी ज्यादा हालत भी ठीक नहीं थी जर्मनी की, ठीक है, हिटलर भी उस टाइम पे इतनी कगार पे नहीं था, और पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि जर्मनी आगे होते हुए भी हार गया था। उस टाइम पे भी द्वितीय विश्व युद्ध में भी यही हो रहा था, जर्मनी पहले आगे था, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा पिछड़ गया था, ठीक है। तो अंग्रेजों ने कहा क्रिप्स मिशन में कि हम भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम देंगे। इसके बाद उन्होंने जो दूसरी चीज बोली थी, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, एक मतलब कि एक संविधान सभा बनेगी। कौन सी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का उन्होंने बोला था। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी और इसमें मतलब कि भारतीयों को ही शामिल किया जाएगा। ये मैं हिंदी में लिख देता हूं,
भारतीयों को ही शामिल किया जाएगा। अब देखिए, ये भारतीयों को ही शामिल किया जाएगा मतलब कि पहले जो, अगर हम बात करें, जो हमने एक 1940 का अगस्त प्रस्ताव पढ़ा था, सो उसमें क्या हुआ था कि इन्होंने बोला था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मतलब संविधान सभा बनेगी जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। मतलब अंग्रेज के तो रहेंगे ही, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसमें अंग्रेज के तो रहेंगे ही और भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। तो उन्होंने पहली बार बोला था कि भारतीय भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में शामिल हो सकेंगे। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, क्रिप्स मिशन ने देखा कि भारतीय कुछ ज्यादा हावी हो रहे हैं, तो उन्होंने एक लालच के लिए दे दिया कि भारतीयों को ही शामिल किया जाएगा, मतलब कि इसमें कुछ भी अंग्रेजों का लेना देना नहीं बचेगा। अगर हम तीसरी चीज की बात करें, सो इन्होंने बोला 15 वर्षों बाद, 15 वर्षों का मतलब समय निर्धारित किया किसके लिए, टोटल इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, तो मतलब कि इन्होंने बोला टोटल इंडिपेंडेंस के लिए इन्होंने कितने समय का निर्धारित किया, 15 ईयर। अब एक्चुअली में हुआ क्या था, 1942 में जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, सो इसमें क्या हुआ था, भारतीय कुछ ज्यादा हावी हो गए थे और अंग्रेजों को ऐसा लग रहा था कि हमारे हाथ से सत्ता छिनती हुई दिख रही है और इन्होंने बहुत ज्यादा अत्याचार कर दिया था। और इसमें आपने देखा कि गांधी जी का भी किस तरह से रोल आया था। सो इस टाइम पे क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बेसिक इंग्लैंड की ऐसी हालत हो चुकी थी, जबकि उन्होंने क्या किया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो चली रही थी, उस पर ध्यान न देते हुए उन्होंने इंडिया को ध्यान में लिया, क्योंकि इंडिया की सत्ता उनके हाथ से खिंच रही थी और इंडिया बहुत ज्यादा जरूरी था। क्योंकि अगर यूरोप के 2-3 देश इंग्लैंड के हाथ से, अंग्रेजों के हाथ से चले भी जाते, सो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, क्योंकि अकेला इंडिया ही उनको इतना देता था कि 2-3 यूरोप के देश या जो कहें उनके कब्जे में जितने देश थे वो भी उनको नहीं दे पाते। तो इसलिए उनका ध्यान किस पे था, इंडिया पे। तो इन्होंने क्रिप्स मिशन के लिए ये सोचा कि अभी हम क्या करते हैं, इंडिया को थोड़ा टालते हैं। और भारतीय थोड़े इतने होते भी भावुक हैं कि अगर उन्हें, वैसे भी हमने पीछे देखा कि लालच दिया गया तो लालच दे दे के इन्होंने आगे बढ़ाया। सो यहाँ पे भी इन्होंने यही नीति अपनाई और क्रिप्स मिशन में इन्होंने क्या किया कि बोल दिया 15 वर्षों का समय निर्धारित किया गया कि भारत को पूर्ण स्वराज, मतलब कि टोटल इंडिपेंडेंस हम कब देंगे, 15 वर्षों के अंदर प्रदान करने पर इन्हें, मतलब कि दे देंगे 15 वर्ष के अंदर। इन्होंने एक विचार किया। चौथी चीज जो एक बहुत अच्छी चीज थी, लास्ट जो चीज है कि 2 राष्ट्र। ठीक है, जो 2 कंट्री, मतलब कि इन्होंने, आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम पे बताया था मोहम्मद अली जिन्ना ने किस प्रकार से अपनी आवाज उठाई थी कि हमें मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र चाहिए, जबकि इन्होंने साथ भी नहीं दिया था अगस्त क्रांति में। मैंने बताया था आपको, शायद आपको याद होगा कि किस तरीके से आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों ने भी साथ नहीं दिया था। ये सिर्फ किसका मूवमेंट बन गया था, कांग्रेस का। सो इन्होंने भी यही किया था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने वहां तो साथ नहीं दिया, लेकिन मांग किसकी कर दी, द्विराष्ट्र, मतलब कि 2 देश की मांग कर दी। सो इन्होंने क्या बोला जो द्विराष्ट्र की बात की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो मांग की थी, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना की मांग इन्होंने क्या कर दी, खारिज कर दी। इन्होंने क्या बोला कि अभी भारत इतनी कगार पे नहीं आया है कि उसको द्विराष्ट्र बनाया जाए, क्योंकि अगर 2 राष्ट्र बनते हैं तो इससे खतरा इंडिया को बहुत ज्यादा होता। सो अंग्रेज भी नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो या 2 राज्य 2 देश बने, क्योंकि भारत उस स्थिति में नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर बंटवारा हो जाएगा तो दोनों ही को बहुत नुकसान होगा। और जब तक पाकिस्तान जैसे नाम का जिक्र भी नहीं किया गया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना शुरू से ही मांग कर रहे थे कि मुसलमानों के लिए अलग देश का गठन किया जाए। सो ये 4 चीज थी जो क्रिप्स मिशन में बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। सबसे पहली जो चीज थी, इन्होंने डोमिनियन स्टेटस का बोला कि हम भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस देंगे। दूसरा, इन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भारतीयों को ही शामिल किया जाएगा। और टोटल इंडिपेंडेंस के लिए इन्होंने 15 साल का समय
माना, मतलब कि 15 साल का एक समय स्थापित कर दिया कि 15 साल के अंदर हम टोटल इंडिपेंडेंस, जो कि पूर्ण स्वराज के नाम से जाना जाता है हिंदी में, उसको हम देखेंगे। और जो उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना की जो दो ख्वाहिशें थी द्वि राष्ट्र की, उसको उन्होंने निरस्त कर दिया। ठीक है, तो यही था हमारा क्रिप्स मिशन। अगर हम बात करें इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद आई एक बेवल योजना। ठीक है, 1945 में बेवल प्लान, ठीक है, हिंदी में बेवल योजना। सो ये कब आई थी? 1945। ये आपको याद रखना है, ठीक क्रिप्स मिशन के बाद में। सो बेवल योजना को कौन लेके आए थे? लॉर्ड बेवल। ठीक है, लॉर्ड बेवल लेके आए थे, इसीलिए इसका नाम बेवल योजना रखा गया। और लॉर्ड बेवल जब लेके आए तो ये क्या हुए? भारत के वाइसराय बने। ठीक है, भारत के वाइसराय बने, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या संविधान सभा का स्ट्रक्चर तय करने के लिए कमेटी बनाने का फैसला किया। मतलब कि इन्होंने क्या किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का एक स्ट्रक्चर तय करने के लिए कमेटी बनाई। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फैसला किया जिसमें हिंदुओं के समान ही देश के मुस्लिमों को भी समान अधिकार प्राप्त किया गया। अब जब ये कमेटी बन रही थी तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि हिंदुओं के लिए भी मुसलमानों के लिए भी हिंदुओं की तरह ही एक समान अधिकार प्राप्त हो देश में, और जितने हिंदू हैं मुसलमान हैं उनका भी एक रिप्रेजेंटेटिव हो, यानी कि एक उनका भी एक व्यक्ति हो जैसा कि हिंदुओं के लिए है। अब उस टाइम पे प्रॉब्लम ये थी कि हिंदुओं की कम से कम आबादी कितनी थी? 47%, और मुसलमानों की थी 45% अराउंड अप्रोक्सीमेट इतनी थी, और बाकी जो थे। सो इन्होंने बोला कि अल्पसंख्यकों के लिए भी इनका एक रिप्रेजेंटेटिव तैयार किया जाए। लेकिन उन्होंने क्या बोला था, इसको हम एक चीज से समझते हैं। जब फ्रांस का नेपोलियन से पहले, जब फ्रांस ने जो अमेरिका को आज़ाद किया था, याद होगा आपको अगर आपने पढ़ा हो तो, फ्रांस के सहयोग से अमेरिका आज़ाद हुआ था। तो फ्रांस नेपोलियन से पहले लुई सिस्टीन के खिलाफ एक आंदोलन हुआ था। इसको हम फ्रेंच रेवोल्यूशन से पढ़ते हैं। अब जरा देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन है क्या। मैं सिर्फ 2 मिनट का समय लूंगा और आपको बताऊंगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ क्या था। जब फ्रांस ने अमेरिका को आज़ाद कराया था, तो जब वो वापस फ्रांस आए तो उन्होंने देखा कि हमने दूसरे देश को तो आज़ाद करा दिया, लेकिन हमारे खुद के देश में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, हमारा खुद का देश एक प्रकार से गुलाम था। वहाँ पे क्या होता था, 3 स्टेट थी। 3 स्टेट मतलब 3 राज्य। प्रथम जो फर्स्ट स्टेट था उसमें क्या था, 2% का एक उम्मीदवार होता था। अब यहाँ पे 2% का एक उम्मीदवार था जिसमें पॉप लोग शामिल थे, जिनको हम बोलते हैं टाइथ। ठीक है, एंड 1% का जो उम्मीदवार था वो था कुलीनबर्ग, यानी कि पढ़े लिखे लोग, जो थोड़े अमीर लोग थे। ठीक है, वो था जिनमें राजा महाराजा ये लोग थे, इनको बोलते हैं टेथिस्ट। एंड 97% के उम्मीदवार जो थे वो थे बेचारे मजदूर किसान लोग। यहाँ पे क्या होता था, एक उम्मीदवार तो इनका यहाँ से आया, कहाँ से, 2% से। ठीक है, एक उम्मीदवार इनका यहाँ से आया 1% से। एंड 90 जो एक उम्मीदवार जो था वो कहाँ से आया, 97% से। अब ये लोग क्या थे, इनके थे पॉप लोग। ठीक है, और ये थे राजा महाराजा या किंग हम बोल सकते हैं। ठीक है, एंड बाकी जो थे वो मजदूर थे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गरीब वर्ग के लोग थे, किसान मिसान, फार्मर टाइप के ये लोग थे। यहाँ पे क्या होता था कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये लोग जाते थे तो एक इनका रिप्रेजेंटेटिव जाता था पॉप का, और एक राजाओं का जाता था, और 97% में से एक जाता था किसान का। जब भी क्या होता था, किसानों के हित की बात होती थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए, ये क्या करते थे, पॉप और किंग ये 2 और 1% मिलके, यानी कि 3% लोग मिलके इनको हरा देते थे। अब इनके वोट हो गए 2 और इनका वोट रहा सिर्फ 1, तो 2-1 से इन्हें हरा देते थे। 97% लोगों का मतलब इतना अत्याचार हो रहा था कि पूछे मत। जिन्होंने पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन उन्हें पता होगा। ठीक है,
सो इस वजह से ये लोग इतने हताश थे। तो वही चीज यहाँ पे क्रिप्स बेवेल ने बोली कि आपको याद होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, सो हम ऐसा कुछ भारत में नहीं करने वाले। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर भी हम समान रूप देश के मुस्लिमों को देते हैं, और आज भी आपको पता होगा कि मुस्लिमों को भी समान रूप दिया जाता है, या भारत में जो अल्पसंख्यक हैं उनको समान रूप दिया जाता है। ठीक है, सो ये हमने एक चीज बता दी। सो इन्होंने यहाँ पे क्या करा था, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से स्ट्रक्चर तैयार किया था। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की इन्होंने बात की थी। दूसरी चीज जो थी, मुस्लिम समाज को बराबर किया गया, किसके, हिंदुओं के बराबर इन्होंने अधिकार देने की बात बताई। मतलब बोली कि हम मुस्लिमों को भी उतना ही हक देंगे जितना कि हम हिंदुओं को देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी उन्होंने बात की कि डोमिनियन स्टेटस जो था वो अब इन्होंने भारतीयों के ऊपर ही छोड़ दिया था। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस जो था पूरा इंडियंस के हाथ में था। मतलब कि वो चाहते थे कि अब उन्हें पता था डोमिनियन स्टेटस इंडियंस तो लेंगे नहीं, तो उन्होंने फिर भी एक चीज चाहिए कि जो भारतीय जो है अगर वो चाहें तो डोमिनियन स्टेटस ले सकते हैं, लेकिन इंडियंस को तो ये चाहिए ही नहीं था बिल्कुल भी रूप से। ठीक है, तो ये उन्होंने भारत के ऊपर ही छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जब आपको पता होगा कि इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और हिरोशिमा पे और नागासाकी पे जब परमाणु बम गिराए गए, सो उसी टाइम पे क्या हुआ था कि यूनाइटेड नेशन का 24 अक्टूबर 1945 को गठन हुआ था। ठीक है, सो तब उन्होंने, अमेरिका ने अपील की कि जो भी देश गुलाम है उन्हें आज़ाद किया जाए। ठीक है, अमेरिका ने एक बहुत अच्छी अपील की कि जितने भी देश गुलाम हैं या जितने भी देश ब्रिटेन के अधीन है या जितने भी मतलब दुनिया में जितने भी देश गुलाम है उनको छुड़ाया जाए। तो यूनाइटेड नेशन ने ऐसी एक समीक्षा की। सो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद है हमारा कैबिनेट मिशन। इसको हम थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ठीक है, 1945 बेवेल योजना में मैंने बताई दिया आपको इतनी चीजें हुई थी। इसके बाद अगर हम देखें सो 1946 कैबिनेट मिशन। नाइनटीन 46 कैबिनेट मिशन क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, अब आपको पता चलेगा। कैबिनेट मिशन एक मतलब कि कैबिनेट का मीन्स होता है मंत्रिमंडल। ठीक है, ये एक ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ, कैबिनेट मिशन होता क्या है, कैबिनेट मतलब होता है मंत्रिमंडल। तो जो मतलब ब्रिटेन की जो मंत्रिमंडल था, कैबिनेट था, उसमें इन सब चीजों के ऊपर डिस्कस शुरू हुआ। ठीक है, सो इतना सब कुछ हो चुका था भारत के अंदर। सो अब पता ही था कि अंग्रेजों को पता था कि अब हम ज्यादा दिन तक भारतीयों को गुलाम नहीं बना सकते। सो उन्होंने कैबिनेट मिशन की एक समीक्षा की। अब इन्होंने क्या किया, एक बात आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए तो अमेरिका का राष्ट्रपति सबसे ज़्यादा दुनिया में मजबूत माने जाते हैं। ठीक है, और अगर कैबिनेट की बात की जाए तो ब्रिटेन की कैबिनेट सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है भारत के भी मुकाबले। ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर कैबिनेट ब्रिटेन यानी कि अंग्रेजों की मानी जाती है। तो उन्होंने कैबिनेट मिशन ने क्या किया, सबसे पहली चीज़ जो की कैबिनेट मिशन ने, अब पाकिस्तान को अलग करने की मांग जोरों शोरों से चल रही थी लपक के। ठीक है, सो इन्होंने क्या किया, अलग पाकिस्तान की मांग को सिरे से ही नकार दिया। ठीक है, पाकिस्तान की मांग को इन्होंने ठुकरा दिया। सबसे पहला काम यही करा जो मोहम्मद अली जिन्ना चाह रहे थे, इन्होंने सबसे पहली चीज तो यही कर दी कि पाकिस्तान को इन्होंने मना कर दिया कि अगर अलग पाकिस्तान किसी भी मतलब अलग जो राष्ट्र था वो किसी भी हालत में हम नहीं बनने देंगे।
ठीक है। और उन्होंने बोला कि जो अल्पसंख्यक हैं भारत के, वो भारत के अंदर ही रहकर अपना मामला सुलझा लें ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई कि पाकिस्तान की मांग, इन्होंने द्विराष्ट्र की जो मांग थी वो खारिज कर दी, और उन्होंने बोला कि जो भी अल्पसंख्यक हैं वो भारत के रहकर ही भारत के अंदर अपना मसला सॉल्व कर लें। दूसरी चीज जो बोली थी कि कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा बनाने का भी फैसला लिया, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने जो बोली थी कि संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का इन्होंने बात की। इन्होंने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की हमने पीछे बात की थी, चाहे वो बेवल योजना में हो, सो वो एक जुमला नहीं था, मतलब कि वो कोई मजाक नहीं था, हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सच में बनाएंगे। तो यहाँ से भारतीयों को थोड़ा विश्वास हुआ। तीसरी बात अगर हम करें, सो इन्होंने बोला कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट तय कर दी गई, जिसमें विधानसभा के मेंबर द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर को इलेक्ट करना था। मतलब कि इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो बनाई थी, तो इन्होंने क्या करा कि 10 लाख की जो जनता थी, 10 लाख की जो जनता थी, 10 लाख की जनसंख्या वाले, मतलब उन्होंने बोला जितनी भी जनसंख्या, जहां जनसंख्या 10 लाख की होगी वहां पे हम एक विधानसभा के मेंबर द्वारा एक इलेक्शन, मतलब एक उम्मीदवार को चुनेंगे, ठीक है। 10 लाख की जनता मतलब एक मेंबर को इलेक्ट करेगी। सो 10 लाख की जनता पर एक मेंबर को इन्होंने बोल दिया कि विधानसभा से 10 लाख की जनता पर एक सीट तय कर दी, ठीक है, जैसा कि अभी भी बहुत जगह पे होता है। अगर चौथी हम बात करें तो इन्होंने बोला जबकि जो देसी रियासतें थी, मैंने बताया था आपको जो राज्य थे उनमें जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतों के लिए ये किया गया है कि जो प्रत्येक देसी रियासत है उनके शासक को एक सदस्य संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भेजना था। मतलब कि अगर आपने पढ़ा होगा, जो देसी रियासतें थी, ठीक है, मतलब जहाँ पे जिस राज्य में राजा महाराजाओं का वो था, सो राजा महाराजा तो कभी नहीं चाहते थे कि हमारे राज्य में वो हो, ठीक है, लेकिन जनता भी राजा महाराजाओं के उससे त्रस्त आ चुकी थी, वो भी चाहती थी कि हमारे यहाँ ये हट जाए, क्योंकि राजा महाराजा भी ज़्यादा अत्याचार करने लगे थे। सो उन्होंने, वो नहीं चाहते थे, राजा महाराजा लोग नहीं चाहते थे कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ हो। लेकिन उन्होंने क्या किया अंग्रेजों ने कि देसी रियासतों के लिए उन्होंने ये तय किया कि प्रत्येक जो देसी रियासत है उसके एक सदस्य को संविधान सभा में भेजना था। अब चाहे वो कुछ भी भेज दें, किसी भी एक आदमी को भेज दें, जरूरी नहीं कि राजा को ही, किसी को भी भेज दें। सो एक मेंबर यहाँ से आना जरूरी हो गया, ठीक है। जैसे बड़ी बड़ी रियासतें थी, हैदराबाद हुई, ठीक है, भोपाल हुई, जहाँ नवाबों पे, लखनऊ, तो मतलब ऐसी देसी रियासतें थी जो हम पहले पढ़ चुके, हमने देखा था, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन में इन 11 राज्यों को ग्रुप में बांटा गया। यहाँ पे क्या हुआ था, अगर मैं बात करूं देसी रियासतों की, तो भोपाल से कौन गए थे, भोपाल पे भी उस टाइम पे नवाबों का कब्जा था। सो भोपाल से गए थे मोहन सिंह। बाकी जो आपके आसपास की रियासतें हो आप उसमें सर्च करिए, आपको मिलेगा गूगल पे, ठीक है। पांचवी चीज इन्होंने की गई कि कैबिनेट मिशन में ये प्रस्ताव लिया गया कि 11 राज्यों को ग्रुप में बांट दिया गया। क्या किया गया, 11 राज्यों का एक 11 स्टेट का ग्रुप में बांटा गया, ठीक है। सो यही सब चीजें इन्होंने 1946 के कैबिनेट मिशन में दी, जो हमने डिटेल्स में अभी पढ़ी, ठीक है। सबसे पहले तो क्या था, इन्होंने आते से ही पाकिस्तान का जो अलग पाकिस्तान बनाने का था वो उन्होंने नकार दिया। दूसरी चीज जो इन्होंने बोली कि हाँ अब हम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएंगे। तीसरी चीज की अगर हम बात करें तो तीसरी चीज उन्होंने बोली कि 10 लाख की आबादी पे एक जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उससे एक मेंबर हम इलेक्ट करेंगे। चौथी चीज जो थी, देसी रियासतें थी, यानी कि जो राजा महाराजाओं का स्टेट था या नवाबों का स्टेट था, वहां से वो अपने मेंबर्स
भेज सकते हैं। भोपाल से कौन, मोहन सिंह गए थे। पांचवी अगर हम बात करें तो इन्होंने स्टेट 11 स्टेट के ग्रुप में बांट दिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो माउंटबेटन प्लान देखते हैं 1947। माउंटबेटन प्लान, ये भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और एक बार पूछा भी गया था कि माउंटबेटन प्लान किस सन में पारित किया गया या लाया गया। अब क्या हुआ, कैबिनेट मिशन के बाद में माउंटबेटन प्लान भारत लाया गया, उसको हम बोलते हैं 3 जून प्लान। ठीक है, ये याद रखिएगा, 3 जून प्लान। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि 3 जून प्लान किसे बोलते हैं। सो आपको बताना होगा कि माउंटबेटन प्लान को ही 3 जून प्लान बोलते हैं। ठीक है, या हिंदी में बोले तो 3 जून योजना, 3 जून की योजना। ठीक है, सो इसको इस नाम से जाना जाता है। अब क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना और जितने भी जो उनके साथी थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा मांग जोरों से शुरू कर दी अलग राष्ट्र के बारे में, और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो गई जिनके लिए मजबूर होना पड़ा माउंटबेटन को कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसमें क्या हुआ, पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान की मांग इन्होंने मान लिया कि ठीक है पाकिस्तान बनेगा। अभी तक हम देख रहे थे ऊपर जो था कैबिनेट मिशन में इन्होंने पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया गया था, लेकिन माउंटबेटन प्लान में इन्होंने मान लिया कि ठीक है अलग पाकिस्तान बनेगा, स्वीकार कर लिया। और भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा को बांटने के लिए एक कमेटी बनाई। ठीक है, भारत और पाकिस्तान को सीमा को बांटने के लिए इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को मतलब बांटने के लिए एक बॉर्डर बनाई गई, जिसके अध्यक्ष थे कौन थे, जिसके अध्यक्ष रेडक्लिफ। जिसके अध्यक्ष कौन थे, रेडक्लिफ। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार पीएससी में आ चुका है कि इंडिया पाकिस्तान की जो सीमा थी, मतलब जो बॉर्डर सीमा जो निर्धारित की गई थी, बंटवारा किया गया था, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, जो कमेटी बनाई थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे, रेडक्लिफ। ये मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, याद रखिएगा, जो इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, इंडिया एंड पाकिस्तान की जो सीमा निर्धारित की गई, उसकी जो कमेटी बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे, रेडक्लिफ। सो माउंटबेटन प्लान में इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान की मांग को माना लिया और उसके लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे, रेडक्लिफ। ठीक है, और योजना में जो लॉर्ड बेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वाइसरॉय बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे कौन आए, पहले कौन थे, यहाँ पे आ गए लॉर्ड माउंटबेटन। इनको क्या बनाया गया, वाइसरॉय बनाया गया भारत का। ठीक है, पहले कौन थे, पहले हमारे इससे पहले थे, अभी हमने पढ़ा। सो पहले जो बेवेल प्लान लेके आए थे तो उनकी पहले कौन थे, लॉर्ड बेवेल थे। सो उनकी जगह पे, लॉर्ड बेवेल की जगह पे किसको बनाया गया, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वाइसरॉय बनाया गया। इन्होंने क्या किया, इंडिपेंडेंट बिल को ब्रिटेन की असेंबली में पेश किया। इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन की जो असेंबली थी, मतलब कि ब्रिटेन की संविधान सभा में इसको पेश किया। वहां पे इन्होंने ले जाके पेश किया और 13 अगस्त को ये बिल पास हो गया। ठीक है, कब पास हुआ ये बिल,
13 अगस्त। तेरह अगस्त को ये बिल पास हो गया। ठीक है, इंडिपेंडेंस बिल 13 अगस्त को इन्होंने पास कराया। कहाँ पे? ब्रिटेन की असेंबली में। इसके बाद ब्रिटेन की क्वीन के हस्ताक्षर से 15 अगस्त 1947 को लागू हो गया। कब लागू हुआ ये तो आपको पता ही होगा। 15 अगस्त 1947 को किसके हाथ से? ब्रिटेन की क्वीन के सिग्नेचर के बाद से ये लागू कर दिया गया। ठीक है, और 14 अगस्त को पाकिस्तान के नाम से एक अलग देश बना। कब बना? 14 अगस्त। 14 अगस्त को पाकिस्तान का एक अलग राष्ट्र बना दिया गया। ठीक है, और भारत ने अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को बना लिया। ये क्वेश्चन मैंने शायद आपको पहले ही बताया था कि भारत ने अपना संविधान कब बनाया। तो संविधान जो हमने बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन, 26 नवंबर 1949 को हमने बना लिया। ठीक है, ये सिर्फ बनाया था, अभी से लागू नहीं किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि बनाया कब था और लागू कब किया गया। 26 नवंबर 1949 को बना लिया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। अब इसके बाद में क्या हुआ? पाकिस्तान ने अपना संविधान कब बनाया? तो पाकिस्तान ने कब? 1972 में बनाया। मतलब कि भारत से तो बहुत ज्यादा बाद में 1972 में अपना संविधान बनाया, इसीलिए इनको ज्यादा पिछड़ा भी माना गया उस टाइम पे। अंग्रेजों ने पहले ही बोल दिया था कि अगर भारत से देश अलग राज्य हुआ तो वो पूरी तरीके से दोनों देशों के लिए नुकसानदायक होगा। सो शायद पाकिस्तान के लिए तो कुछ ज्यादा ही नुकसानदायक निकला। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते। 1972 में बनाया। भारत के स्वतंत्र होते ही भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर, मतलब कि अमेरिका उस टाइम पे बहुत बड़ा एक लोकतंत्र था, तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया। ठीक है, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया इंडिया ने, और भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र बन गया उस टाइम पे, जैसे ही लोकतंत्र अपना संविधान इन्होंने लागू किया। ये तो आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन चिकोस्लोवाकिया के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के बाद विश्व का दूसरा बड़ा संविधान बना। चिकोस्लोवाकिया जो देश है, उसके बाद भारत विश्व का सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, ये आपसे अगर पूछ ले तो आप बता देना। लेकिन दूसरा और कौन से अनुच्छेद? आर्टिकल 395 के साथ। ठीक है, ये याद रखिएगा, आर्टिकल 395 के साथ भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संविधान बना, जो 1992 में चेक रिपब्लिक के विभाजन के बाद सबसे बड़ा संविधान बन गया। 1992 में सबसे बड़ा। ठीक है, सबसे बड़ा संविधान बन गया। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये इंपॉर्टेंट भी है कि सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 1992 में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना, क्योंकि चिकोस्लोवाकिया से कौन अलग हुआ था? चेक गणराज्य, मतलब विभाजन हो गया था, चेक रिपब्लिक का विभाजन हुआ। तो उसके बाद जाहिर सी बात है, जब दूसरे नंबर पे था तो ये दो तो अलग अलग हो गए थे, तो इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ गया। और एक और चीज है, यहाँ सबसे बड़ा संविधान बन गया। साउथ कोरिया 15 अगस्त 1947 को इसके साथ में आजाद हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब हमारा इंडिपेंडेंस डे है तभी उन लोगों का, साउथ कोरिया का। ये भी एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली। सबसे पहले अगर हम
1947 माउंटबेटन प्लान की बात करें तो इसको हम 3 जून प्लान भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अलग पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया। इंडिया एंड पाकिस्तान का जो सीमा थी उसको निर्धारित की गई और जिसके लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? रेडक्लिफ एंड लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय बन गए भारत के। पहले कौन था? तो पहले थे लॉर्ड बेवेल। इसके बाद क्या हुआ? इन्होंने इंडियन बिल को ब्रिटेन की असेंबली में पारित कराया 13 अगस्त को, और 15 अगस्त 1947 को इन्होंने भारत को आजाद घोषित कर दिया, जबकि 14 अगस्त पाकिस्तान को। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा संविधान था 26 नवंबर 1949 को बन गया था, लेकिन हमने लागू कब किया? 26 जनवरी 1950 को। एंड जो पाकिस्तान जो था 1972 को उन्होंने लागू किया, लेकिन लागू होते ही हमारा संविधान, भारत जो था अमेरिका से भी बड़ा संविधान बन गया था, और चेकोस्लोवाकिया से थोड़ा नीचे, मतलब सेकंड हाईएस्ट था हमारा संविधान। लेकिन 1992 में क्या हुआ कि चेकोस्लोवाकिया से कौन अलग हो गया? चेक गणराज्य अलग हो गया, चेक रिपब्लिक अलग हो गया। तो उसके बाद 1992 से सबसे बड़ा संविधान भारत बन गया। अगर आपसे ये कभी पूछे कि भारत कब सबसे बड़ा संविधान बना, तो आप बोलेंगे 1992 में। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज हमने इतनी चीजें पढ़ी। क्रिप्स मिशन पढ़ा, कैबिनेट मिशन पढ़ा, माउंटबेटन प्लान पढ़ा और बेवेल योजना पढ़ी। सो आज हमने 4 टॉपिक कवर कर लिए। सो जो ये ट्यूटोरियल पहली बार देख रहे थे उनसे मैंने पहले ही बोला था कि आप पिछले ट्यूटोरियल देख लें तीनों, तो आपको ये सब लिंक हो जाएगा। अगर आप ये पहली बार देखेंगे तो आपको यही नहीं पता होगा कि ये सब होता क्या है। मतलब कि जो मैंने पहले ही बताया था, डोमिनियन स्टेटस 2-3 बार में डिस्कस कर चुका हूँ। सो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों को याद रखने के लिए मैंने आपको सब चीज़ें बता दी है। इनसे बाहर क्वेश्चन शायद ही जाए, हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया है। अगर आपको बुक्स में देखा जाए तो जो लूसेंट मुसेंट है, जो ये ऐसी बुकें आती हैं 1 लाइनर, सो उसमें तो आपको इतना डिटेल में मिलेगा नहीं। हमने एक कहानी स्टोरी की तरह देखा है। सो ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक लास्ट जो चैप्टर था वो हमने, ये लास्ट जो ट्यूटोरियल था हमने फिनिश कर दिया। इसके बाद हम जियोग्राफी पढ़ेंगे। जियोग्राफी हम शुरुआत के लेवल से पढ़ेंगे बिल्कुल, ठीक है, 0 से। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा। और आप अगर और किसी टॉपिक पे ट्यूटोरियल बनाना चाहते हो तो कमेंट्स में मुझे लिख दीजिएगा। और आप हमारे फेसबुक के ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ हमने बहुत सारे नोट्स और हम क्वेश्चंस भी पोस्ट करते रहते हैं, और बुक्स भी हमने बहुत सारी अपलोड की हुई हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।